तो इससे पहले हम देख रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट लोकस देखे, रूट लोकस की हमने पहले डिफाइन कर दिया कि रूट लोकस क्या होता है। रूट लोकस इज जस्ट द पाथ एट विच पोल जो है वो आपके रियल एस प्लेन में मूव करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि सारी जो इम्पोर्टेंस है वो इस गेन के की है। के को वेरी करने से आपके जो डिज़ाइन में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, वो जो बाकी पैरामीटर्स हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी और रेशो जो है, वो सारी आप वेरी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल ली थी, ठीक है। उसका ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन था, उसमें के की डिफरेंट वैल्यूज़ पे पोल्स निकालते गए। एक टाइम ऐसा आया कि पोल्स की वैल्यू इक्वल हो गई और फिर उसके बाद भी हमने वैल्यूज़ निकाली और उनको प्लॉट कर दिया और हमने देखा कि ये जो पोल्स हैं, ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एक पॉइंट पे जाके ये ब्रेक, इसे कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ से वो, हाँ जी, यहाँ से वो फिर ऊपर को मूव करना शुरू हो गए थे। अब ये है, ये हर एक ट्रांसफर फंक्शन का जो है रूट लोकर इस शेप का नहीं होगा, ठीक है। ये तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए है, तो ये इस केस में है। फिर हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि हमें पता है कि ये जनरल फॉर्म है ट्रांसफर फंक्शन की। इसमें अगर कोई एस हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और हम क्लेम करना चाहते हैं कि क्या वो इस ट्रांसफर फंक्शन का पोल है या नहीं है, तो हमें पता है कि इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल होना चाहिए। वहाँ से ये जो चीज़ है ये -1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ -1 के इक्वल आ जाएगी। इसका हम पोलर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड 1 होगी, एंगल ये होता है, ठीक है। तो अब हमने वो कंडीशन देखी थी कि अगर कोई नंबर एस किसी ट्रांसफर फंक्शन का पोल है तो उसके लिए उस नंबर को जो है वो आपने इस फंक्शन में पुट करना है और मैग्नीट्यूड तो फिर 1 ही आएगी। अगर वो पोल, अगर वो नंबर वाकई पोल है तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आनी चाहिए और एंगल क्या आना चाहिए, 180 का ऑड मल्टीपल। एंगल क्या आना चाहिए, 180 का ऑड मल्टीपल। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर एस है ये इस ट्रांसफर फंक्शन का पोल है। तो वो 180 का ऑड मल्टीपल होगा। इस फंक्शन में एस को आपने पुट करना है और जब आप पुट करेंगे तो एक और कम्प्लेक्स नंबर आएगा। उस कम्प्लेक्स नंबर का जो वेक्टर होगा उसका एंगल जो है वो 180 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो के की भी फिर हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए जिस पे वो ऑड मल्टीपल हो, तो वो के की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। उस हमने ये, फिर हमने देखा कि ये जो है पिछली एग्जांपल में ये जो के जी एस इंटू एच एफ एस वॉज इक्वल टू दिस, इसमें कोई भी एस की वैल्यू पुट करें मैग्नीट्यूड इसकी 1 आएगी, ठीक है। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग के की वैल्यू भी आपने पुट करनी है। तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ के जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आएगी। अब लेट्स से आपके पास, अब ये रखना चाहते हैं इसमें एस की जगह, तो के आप 10 अज्यूम करेंगे जो हमने लिया हुआ है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे और के ऊपर 10 होगा तो आंसर जो है वो आपका 1, मैग्नीट्यूड तो इसकी 1 आ जाएगी। अब एंगल जो है कैलकुलेट करना इज अ बिग प्रॉब्लम। इस केस में एंगल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट, इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी किया कि एक अगर एफ ऑफ एस एक फंक्शन है, उसमें अगर आप ये पॉइंट एस पुट करते हैं तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक एंगल होगा। वो एंगल 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल होना चाहिए फॉर दैट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एज पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो वो फिर एंगल आपको पता है 2 तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकल तरीका था, दूसरा ग्राफिकल तरीका था। और अगर के की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम मैथमेटिकल तरीके से तो नहीं एंगल निकाल सकते एफ ऑफ एस का, फिर हमें ग्राफिकल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंसिडर दिस एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास के जी ऑफ एस और एच एफ एस का हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ये ओपन लूप गेम है, गेन है और ये क्लोज लूप गेन है। हम ओपन लूप जो गेन है उसमें बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है। ये ओपन लूप गेन है और यूनिटी फीडबैक के साथ गेन जो है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और जब यूनिटी फीडबैक दें तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास ये बन जाए, ठीक है। हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करनी है।
तो इसमें अगर आप देखें तो इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को उठाएँ और इसका पोल ज़ीरो ग्राफ प्लॉट कर दें। -1 पे एक पोल है, -2 पे एक पोल है, -3 पे एक ज़ीरो है और -4 पे एक ज़ीरो है। और इसका ये ग्राफ ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगी पोल्स की भी और ज़ीरो की भी। -4 से आपने एस पॉइंट तक वेक्टर बनाना होता है, फिर -3 से आप बनाएँगे, फिर -2 से बनाएँगे और -1 से बनाएँगे और एस हमने क्या सिलेक्ट किया -2 + j3। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर पॉइंट तो हमें पता है, इसमें रख देते हैं एस की जगह -2, इसमें -2 + j3, इधर भी -2 + j3, इधर भी रख देते हैं, इधर भी रख देते हैं, तो ये जो फंक्शन है इसकी मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी, एंगल भी आ जाएगी। क्या ज़रूरत है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? लेकिन नहीं, क्योंकि के हमें नहीं पता तो हम जो है मैथमेटिकल मेथड जो है इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है? के ही तो फाइंड करना है इन द एंड। तो हम फिर ग्राफिकल मेथड से ही इस ट्रांसफर ये जो एफएफएस फंक्शन बना हुआ है, इसकी वो निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो आपको पता है ये जो ग्राफिकल मेथड है यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इससे एंगल कैसे निकलता है कि आप जो है ज़ीरोज़ का एंगल देखते हैं, उनका सम करते हैं और फिर आप पोल्स का एंगल देखते हैं और उनका सम करके माइनस कर देते हैं। वो जो माइनस करके नेट आंसर आता है वो आपका एफएफएस जो होता है उस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका एंगल आ जाता है। ठीक है? तो इसी तरह आपने अपने थीटा 1 अब कैलकुलेट करना है तो आप ये ट्रायंगल में काम करेंगे इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल की जो जो वर्टिकल लेंथ है ये वाली ये 3 है और हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो 2 है तो tan इनवर्स 3/2 करें तो एंगल आपका 56.31 आएगा। फिर अगर आपने थीटा 2 कैलकुलेट करना है तो आप ये वाली ट्रायंगल जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें ये वाली लेंथ जो है वो 1 बनती है और ये जो वर्टिकल इसका जो हाइट है ये बनती है वही 3 है, तो 3/1 वो एंगल 71.57 निकल जाता है। इस केस में एंगल है ही 90, ठीक है? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस है ना, माइनस इंटू थीटा 3 प्लस थीटा 4 होना चाहिए, तो माइनस को अगर आप ओपन कर दें पैरेंथेसिस को माइनस थीटा 3 माइनस थीटा 4 ही बन जाता है। तो ये -90 आपने यहाँ पे कर दिया, फिर ये एंगल अब आपने निकालना है, ये वाला थीटा 4। अब ये एंगल किसके इक्वल है? टोटल एंगल आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है। अगर आप ये एंगल निकाल लें तो उस 180 में से वो माइनस कर दें तो ये थीटा 4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये इतना 180 होता है, थीटा 4 आपने निकालना है तो आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है? तो इस केस में ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा 2 के इक्वल ही होगा क्योंकि ये जो हम सिमेट्री से देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लें दोबारा। ये एंगल अगर आपने निकालना है ये वाला, तो उसी तरह ये जो लेंथ है ये 1 है और ये लेंथ 3 है तो tan इनवर्स 3/1 करेंगे तो अगेन 71.57 आ जाएगा। तो 180 में से 71.57 निकालें तो 108 पॉइंट समथिंग बनता है। तो अब आपने जो पॉइंट पुट किया है एस इस सर एफएफएस थीटा 3 tan इनवर्स किस तरह निकाला आपने? 71। ये वाला यस सर। अब ये इस ट्रायंगल को आपने थीटा 2 है ये, थीटा 3 तो 90 है वैसे ही, इधर क्या एंगल यस। बन रहा है 90 का, थीटा 2 बना है। ये लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर लेंथ 3, ठीक है ना, 0 से लेके 3 यूनिट तक है ना, ये -2 + j3 है, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस पे कितने यूनिट्स आप मूव कर रहे हैं 3 और ये वाली लेंथ कितनी है 1, ठीक है। tan इनवर्स 3/1 यानी tan इनवर्स ऑफ 3 वो 71.57 आ जाएगा। सिमिलरली थीटा 2 ही असल में ये वाला एंगल भी होगा और हमें थीटा 4 चाहिए वो 180 माइनस दिस एंगल, ठीक है। तो 180 माइनस दिस एंगल 71.57 करेंगे वो ये आ जाएगा। तो ये जो अब एंगल आया -70.55, ये किस चीज़ का एंगल आया कि इस फंक्शन में, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जब आपने s को -2 + j3 रखा है तो एक कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा। उस कम्प्लेक्स नंबर की एक मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड अगर वो पोल है तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है ये वाली। पोल है अगर, वो जो नंबर आपने पुट किया अगर वो पोल है वाक़ई, तो ये मैग्नीट्यूड तो 1 होनी चाहिए जब उसको उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पुट करेंगे, लेकिन एंगल जो है वो 180 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो उसी के लिए हम एंगल ही हम फाइंड करना चाह रहे थे। एंगल हमने देख लिया लेकिन वो 180 का ऑड मल्टीपल आया ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि -2 + j3 जो है वो पोल नहीं है, ठीक है।
अब एक और फिर वो पॉइंट ले लेता है -2 + j दिस। इस पॉइंट को जब पुट करता है इसमें और k नहीं है तो हम मैथमेटिकल तरीके से तो इसमें भी नहीं फाइंड कर सकते क्या नाम है एंगल कि वो 180 का ऑड मल्टीपल है या नहीं है। तो इस केस में भी फिर ग्राफिकल मेथड से उसने किया होगा और अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको करके दे देता। बहरहाल इस तरह ये -2 + j3 रखा हुआ है। अब सिर्फ चेंज इसमें ये होगा कि ग्राफ इसी तरह देगा इस पॉइंट के लिए भी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये -2 + j3 की बजाय क्या हो जाएगा, -2 + j√2/2 हो जाएगा। ठीक है? तो उसी तरह रियल एक्सिस पे तो ये 2 यूनिट्स ही होगा, लेकिन इधर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। इमेजिनरी एक्सिस पे पहले ये 3 यूनिट्स था, अब कितने यूनिट्स होगा, √2/2। ये देख रहे हैं आप, √2/2, √2/2 1 से ज़्यादा होगा या कम होता है आंसर? हाँ भाई। कम 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 होगा होता है सर, सर। 1/√2 हाँ, 1/√2 हो अंडर जाएगा ना, वो यहाँ पे करके आएगा। तो इतना ये हाइट ये पॉइंट यहाँ भी होगा, 4 वेक्टर इसी तरह इसमें भी लग जाएंगे और एंगल उसी तरह कैलकुलेट आप कर लेंगे। वो एंगल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो उसने किए हैं कैलकुलेट, वो कहता है जी एंगल जो है इस केस में एंगल 180 बनता है। वो जो एंगल पॉइंट ये पुट करने के बाद इस ट्रांसफर फंक्शन में ओपन लूप में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका जो एंगल बनता है वो वाकई 180 बनता है। और 180 ही का ऑड मल्टीपल है ना, 1 से मल्टीप्लाई करें 180 को तो 180 आंसर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वाकई पोल है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब हमें के हमने निकालना है, जस्ट के हम निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू दिस। तो ये जी एफ एस और एच एफ एस की मैग्नीट्यूड 1/दिस, 1/ ये, इस फार्मूले से हमने यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी को रीअरेंज किया। के को हमने क्या है 1/दिस। अब रह गया कि ये मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगी, ये वाली कहाँ से आएगी भाई? हम्म, एम कहाँ से सर। आएगी? जब भी आप देखें सर ना, वो हमने पहले जो किया हुआ है, ये देखें, ये भी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फंक्शन जो है उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो किसी पॉइंट के ऊपर, जब उसमें कोई पॉइंट पुट कर देते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट पुट करेंगे तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, जीरोस की लेंथ का प्रोडक्ट ले लें और पोल्स की लेंथ का प्रोडक्ट ले लें और उनको एक दूसरे पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी उस फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक। यस सर। और इसी तरह एंगल भी आप निकाल सकते हैं, जीरोस के एंगल का प्रोडक्ट सम कर लें, फिर दूसरा कर लें, वो तो अब हमने निकाला ही अभी, वो तो उस बुक वाले ने निकाला है और कहता है वो 180 आया, तो इट मीन वो पोल है वाकई। एंगल 180 आ गया तो वो कह रहा है कि वाकई ये पोल है, ये जो पॉइंट है। अब सिर्फ हमने के निकालने के लिए हमने मैग्नीट्यूड भी निकालनी है इसकी। तो उसी तरह आप ये चारों जो लेंथ्स बनेंगी L1 L2 L3 L4 यही चाहिए थी ना, यस जीरोस की सर। जीरोस की लेंथ का प्रोडक्ट करना है आपने और उसको डिवाइड करना है पोल्स की लेंथ के प्रोडक्ट से। ये दो जो L1 L2 है जीरोस की वेक्टर्स की लेंथ है और ये L3 L4 के पोल्स की वेक्टर्स, पोल्स के हिसाब से पोल के जो वेक्टर बने हैं उनकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आप उनका प्रोडक्ट करेंगे, वो उसने निकालनी है। L3 L4 हो गया ना, ये 1/m का मतलब यहाँ पे नीचे होगा m असल में है जीरोस लेंथ डिवाइडेड बाय पोल्स की लेंथ का प्रोडक्ट, वो फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये m क्या है, नीचे है। 1/m है ना यार, m क्या है, जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो लेंथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पोल लेंथ। यस सर। तो m क्या हो जाएगा, पोल लेंथ ऊपर चली जाएगी और जीरो लेंथ का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे। तो ये जो L3 L4 क्या था, पोल्स की लेंथ का प्रोडक्ट है और L1 L2 क्या है, जीरोस की लेंथ जीरो। का प्रोडक्ट है, तो ये के 0.33 है। ये डिजाइनर्स के लिए ये जरूरी होता है। तो अब आपका जो मेथड था मैथमेटिकल वो फ्लॉप हो गया यहाँ पे, जब के ना गिवन हो। उससे पहले हमने एग्जांपल जब की थी, जब आप कह रहे थे कि सर हम वैसे ही कर ली, इसमें तो के है ही नहीं, नहीं ना है के, तो इसमें आप डायरेक्ट इस पॉइंट को पुट करें तो फिर भी आप जो वैल्यू आएगी एफ एफ एस की उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं, या फिर वो इसमें भी आप जो वेक्टर मेथड यूज कर लें। ठीक है, लेकिन जब के इन्वॉल्व हो फिर आप मैथमेटिकल मेथड यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि के का नहीं पता आपको, और के सर निकालना लेकिन होता है यहाँ पे बल्कि।
उल्टा क्या यहाँ पे निकालना होता है, के निकालना के होता निकालना। है। हाँ सर ये अब के जब निकाल रहे हैं तब ये वाला यूज कर सकते हैं ना, हाँ मतलब ये हाँ। लेंथ निकालने के बजाय इधर पुट कर दें एस की वैल्यू जी में, जी और एस एच में। किस जगह पे? सर ये है ना के इज इक्वल टू ये 1 लेंथ ओवर। की वैल्यू निकलेंगी ही तब जब आप ये ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं करेंगे आप कैसे ये लेंथ निकाल सकते हैं? ये लेंथ है पाइथागोरस थ्योरम से आई है। L1 किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये जो L1 सर है। लाइक मैं हाँ। ये सर मैं समझ गया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन तो है ना, जी ऑफ एस है हम्म। और एच ऑफ एस हमने यूनिटी लिया हुआ है। हाँ अगर यूनिटी फीडबैक हो, लेकिन अभी ये जनरलाइज हम कर रहे हैं इस केस में। तो सर उसमें एस की जगह हम जो अभी हमने रूट्स जो कंफर्म हमने अब कर लिए हैं कि वो 180 उसका सम बनता है, हम्म। तो वो अब हम पुट कर देंगे तो के आ जाएगा। लेकिन वो जाहिर है अब हमने वो अगर पहले ग्राफ बना लिया तो अब हम उससे से करेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब एंगल निकलेंगे तो उसको वापस जाके हम पुट करेंगे जब, तो वहां से निकल आएगा। ठीक सर है। लेकिन वो अगर हमने पहले ही जब ग्राफ बना ही लिया तो फिर हम उसी नहीं तरीके से नहीं, लेंथ ग्राफ निकाल। बनाने के बगैर तो आप कर ही नहीं ना सकते जब के इन्वॉल्व हो। लेट से आपने के फाइंड करना, मैं कहता हूँ भी के फाइंड करो इसमें, तो आप और एक पॉइंट देता हूँ कि ये जो पॉइंट है पहले तो वेरीफाई करो कि क्या ये इसका पोल है या नहीं है। ठीक है, पहले वो आप स्टेप करेंगे। वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप एंगल निकालेंगे ना। एंगल के लिए आपको वेक्टर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अब वही मैं सर कह रहा हूँ कि अगर हमें कंफर्म हो कि ये पोल है, फिर हाँ तो हम फिर कर नहीं, सकते फिर तो आप सिंपल कंफर्म है पोल, पोल है तो फिर तो आप मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं। हैं। ठीक ठीक है। सर हाँ जी। सर वो अली सुहेल का मैसेज आया, उसका नेट चला गया तो वो जूम से निकल गया मीटिंग से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का है वो रूट लोकस को प्लॉट करना है। ठीक है, रूट लोकस जो है उसके 5 हमारे पास रूल्स हैं। मैं रूल को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और बाद में एक एग्जांपल में उसको प्लॉट करके ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन मैं जो है 5 एग्जांपल जो है इसकी, वो मैं उनकी स्लाइड बना रहा हूँ। वो पांचों सॉल्व एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको एक स्लाइड बना के अपलोड कर दूंगा, और आप उनको ज़रूर देखना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो और वो मैं पांचों जो एग्जांपल्स हैं वो मैं सॉल्व करूंगा एक ऑफलाइन लेक्चर में, क्योंकि और फिर मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा पांचों एग्जांपल्स को। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर में वो खुद मैं करूंगा और फिर मैं उन्हें अपलोड कर दूंगा। वो आपको वो एक्सप्लेन्ड जो एग्जांपल्स हैं वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें सिंपल ठीक है। हम जस्ट रूल्स करेंगे और एक एग्जांपल मैं करूंगा। ठीक है, सो इसके जो रूट लोकस को प्लॉट करने के या स्केच करने के या इसे कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, इसके 5 रूल्स है। सबसे पहले कि हमने निकालना होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट लोकस की कितनी होंगी। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस इक्वल्स द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। तो क्लोज लूप पोल्स आप निकाल लें। ठीक है, एक तो ओपन लूप आपको पता है ना ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसके जो पोल्स होते हैं वो ओपन लूप पोल होते हैं, या उसकी जो जीरोज होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन लूप जीरोज होती हैं। और एक क्लोज लूप बनता है, जब फीडबैक जब आप दे देते हैं तो क्या बन जाता है भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। उसकी जारी बात है, उसकी रूट्स भी लैदा होंगे, उसके जीरोज भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपने दो तरीकों से ही आप नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट लोकस की निकाल सकते हैं। एक तो आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स निकाल लें, जितने वो पोल्स होंगे उतनी ही उसकी ब्रांचेस होगी। या फिर आप क्या करें कि क्या नाम है, ओपन लूप को देखें। ओपन लूप जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसकी पोल्स देखें और जीरोस देखें, और देखें उन दोनों में से ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है। जो मैक्सिमम होगा उतनी आपकी वो होंगी, ब्रांचेस होंगी। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है इस रूल को ही फॉलो करें कि क्लोज लूप जो है आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके पोल्स निकालें, और जितने पोल्स होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी आपकी। तो जैसे इसको उसने कहा कि एग्जांपल 8.5 फिगर जो है वो हम देखते हैं। ये कौन सी 8.7 8.5, ये देखो ये 8.5 बी है ना, इसमें ये दो ब्रांचेस हैं।
एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये रूट लोकस की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पोल्स कितने थे? 2, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस आ गए। क्लोज लूप में भी 2 ही पोल्स है, अगर आप देखें यहाँ पे ये क्लोज लूप बन गया ना, इसमें भी कितने पोल बनते हैं? 2। तो 2 पोल से 2 ब्रांचेस होगी। पहला रूल ये है कि आपने नंबर ऑफ ब्रांचेस आइडेंटिफाई करनी है, सिंपल स्टेप। दूसरा स्टेप सिमेट्री होती है, रूट लोकस सिमेट्रिकल होता है अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। ये कभी ये नहीं होता कि ये सिमेट्रिकल ना हो। सो द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस का क्या मतलब है? कौन एक्सप्लेन करेगा? जैसे वो जो हमने क्वाड्रेटिक, जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस में एक स्पेशल केस कर रहे थे, जब वो आपका राउथ हॉर्विट क्राइटेरिया की एक पूरी रो में सारी एंट्री 0 हो जाती हैं, तो वहाँ से एक आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इवन क्या हो सका थे, इवन प्योरली इक्वेशन। हाँ, तो उसमें जो उसकी जो रूट्स थी वो ओरिजिन के अराउंड क्या थी? सिमेट्रिकल थी। तो इसी तरह रूट लोकस जो होगा उसका जो शेप होगी वो रियल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। तीसरा, ये जो सेगमेंट है ना, ये बुक में अजीबोगरीब इसने वर्ड यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। वैसे मैंने हाईलाइट कर दी है कि रियल एक्सिस जो सेगमेंट्स हैं उनको मार्क कैसे, हमें पता है तो सही है 2 हैं, लेकिन कहाँ कहाँ होंगे आइडेंटिफाई करना कि कहाँ सेगमेंट हाईलाइट होगा रूट लोकस में। तो उसमें देखें अगर आप कि ये फ़र्ज़ करें एक पोल 0 प्लॉट आपने किया हुआ है, -1 पे है, -2 पे है, -3 पे, -4 पे। तो आप इस कोई भी पॉइंट जो है रियल एक्सिस पे चूज़ करें। लेट्स से मैं ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं और ये इसमें बड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। लेट्स से मैंने रियल एक्सिस पे ये पॉइंट ऐसे ही एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट के मैंने देखना है कि इस पॉइंट की लेफ्ट इस साइड पे कितने पोल्स या ज़ीरोज़ आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? एक पोल आ एक आ रहा है ना, ऑड है वो क्या है? ऑड नंबर है। गया। तो इधर फिर इट मीन्स ये जो लाइन है वो हाईलाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पॉइंट होगा वो फिर रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इधर इस जगह पे। इसकी राइट साइड पे कितने पोल्स या ज़ीरोज़ हैं? दोनों पोल 0 दो का सम देखना है आपने। 2 है, इवन है, इवन है ना? एक ये पोल है और एक पोल है, कोई 0 भी नहीं है। तो आप इस जी जगह से इवन देख रहे हैं, तो ये हाईलाइट नहीं किया हुआ। इट मीन्स यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर इस जगह पे, ठीक है। इधर अब इसकी राइट साइड पे कितने पोल्स या ज़ीरोज़ हैं? सम पोल ज़ीरोज़ का क्या है? 3 3 है, तो ये हाईलाइट किया हुआ है ना ब्लू लाइन से, तो ये भी रूट लोकस का हिस्सा है। फिर मैं इधर आ जाता हूँ, इधर कितने हैं? 4 हैं, तो ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। इसका रूट लोकस आगे उसने प्लॉट भी किया है, ये देख, वो मैं अभी हम देखते हैं। पहले फिर यानी 3 स्टेप हो गए ना। पहला स्टेप ये था कि आपने नंबर ऑफ देखना है कि सेगमेंट्स कितने, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी रूट लोकस की। वो जितने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स होंगे उतनी ब्रांचेस हो जाएंगी। फिर हमने देखना है, फिर भी एक वैसे है कि सिमेट्रिकल होता है रूट लोकस, यानी अगर आपका रूट लोकस अगर आपको कहते हैं प्लॉट करने को और वो आपका सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएंगे आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। जी तीसरा क्या है कि जी सेगमेंट्स जो हैं आइडेंटिफाई करने हैं कि वो रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। उसके लिए आपने जो मैंने बताया कि आपने देखना है कोई भी पॉइंट जो है वो रियल एक्सिस पे चूज़ करना है और देखना है कि क्या उसके राइट साइड पे जो पोल्स और ज़ीरोज़ का सम है, क्या वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर तो ऑड आ रहा है तो वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई करता है, तो वो सेगमेंट को हाईलाइट आप करते हैं। अगर वो इवन आ रहा है तो वो जो पॉइंट है वो रूट लोकस को रूट लोकस पे लाई नहीं करता और उसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह ही करना है, बाकी ये चीज़ें नहीं आपने करनी, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, उसकी ये डेफिनेशन, तो रूट लोकस जो है हमेशा
पोल से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है जाके जीरोस पे। रूट लोकस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, पोल से शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है जाके जीरोस पे। और इसमें वो कहता है रिमेंबर दैट, आप कौन से पोल्स एंड जीरोस की बात कर रहे हैं, ओपन लूप। इस केस में रूल 4 में जो वो पोल्स एंड जीरोस की बात कर रहे हैं ना कि ओपन लूप पोल से शुरू होता है और ओपन लूप जीरोस पे ही एंड होता है। फिर लेट्स से ये देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात उसने की। ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें कितने पोल्स हैं, 3, लेकिन जीरोस कितनी हैं, कोई भी कोई नहीं। Infinity. लेकिन असल में ना जितने पोल्स होते हैं ना सिस्टम में उतनी ही जीरोस होती हैं, लेकिन ये इसमें 3 जीरो वाकई हैं, जितने पोल्स हैं उतनी ही जीरो, लेकिन वो इन्फिनिटी पे हैं। वो कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी। उसको हम देखें, इसको वैल्यूएट करते हैं। इस फंक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा ये जो 1 और 2 को इग्नोर कर दूं, लेट्स से, ठीक है। इन्फिनिटी पे हम देखना चाहते हैं, कहाँ पे देखना चाहते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो वो यही कहता है एवरी फंक्शन ऑफ एस हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बताते हैं ये क्यों होता है। उसके बाद उससे पहले एक बात ये भी है, a function can also have infinite poles and zeros if the function approaches infinity as s approaches infinity। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में s को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं आप, तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो नहीं आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा ना। तो इट मींस इन्फिनिटी पे जीरो है, इट मींस क्या है, इन्फिनिटी पे जीरो लाई कर जीरो। रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांसफर फंक्शन होता कि उसमें न्यूमरेटर ही होता है सिर्फ, ठीक है, ये डिनोमिनेटर ना होता, तो उसमें अगर s को अप्रोच करते इन्फिनिटी, तो उसका आंसर क्या आना था, इन्फिनिटी। उसमें सिर्फ अगर न्यूमरेटर हो और पोल ना हो, कोई भी न्यूमरेटर हो और नीचे पोल कोई ना हो और एक जीरो हो, उसकी पोल कोई नहीं। आप कह रहे हैं सर इसका पोल ही नहीं, लेकिन उसका एक पोल होगा, वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। तो इस केस में भी फाइनाइट जीरोस इसमें कोई नहीं, लेकिन इनफाइनाइट जीरोस हैं, और वो 3 ही हैं और इन्फिनिटी पे हैं। उसके लिए थोड़ा सा ये समराइज किया, इन्फिनिटी के ऊपर जब आप इस रिलेशनशिप को एवेलुएट करते हैं तो 1 इग्नोर कर देते हैं, 2 को भी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये शेप बन जाएगी k ओवर s3, s क्यूब बन जाएगा ना। ये देखें s है, ये भी s हो जाएगा, 1 को इग्नोर जब करेंगे ये भी s हो जाएगा, तो s क्यूब हो जाएगा। उसको अलग-अलग कर लें आप, s, ठीक है। सो जब भी आप s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका ये ट्रांसफर फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर इस s को अगर इन्फिनिटी रखेंगे फिर भी जीरो आ जाएगा, इस s को इन्फिनिटी रखेंगे फिर भी जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स देयर आर 3 जीरोस, लेकिन वो फाइनाइट जीरोस नहीं है। वो कौन सी जीरोस हैं, इनफाइनाइट जीरोस। तो किसी भी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस इक्वल होती हैं। अगर हम कंबाइन बात करें, इनफाइनाइट और फाइनाइट पोल्स और जीरोस दोनों की बात करें, तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में सम ऑफ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट पोल्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट जीरोस। लेकिन फाइनाइट पोल एंड फाइनाइट जीरो इक्वल नहीं हो सकती। ये समझ रहे हैं बात या नहीं भाई, फॉलो कर रहे हैं, सिंपल बात है। अच्छा, अब ये वो हमने इसमें फिर हमने सेगमेंट ये हाईलाइट कर लिए, ठीक है। मैं प्लॉट करने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। पहला हमने देखा पहला रूल अप्लाई किया, इसके पोज एग्जांपल ये असल में 8.5 है ना, ये जो -1 -2 -3 लोकस फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर, ये हमारे पास सिस्टम था ना, इसको अब हम प्लॉट करना चाहते हैं इसमें रूट लोकस। तो हमने देखा ये भी सेगमेंट है रूट लोकस का, ये भी सेगमेंट है, ठीक है। ये नहीं सेगमेंट, ये भी नहीं सेगमेंट, ये भी नहीं सेगमेंट। तो इन दोनों को हाईलाइट कर दिया, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया, यानी पहले 2 स्टेप भी हो गया और तीसरा भी हो गया सिमेट्रिकल, हम देखेंगे है या नहीं। फिर क्या था, ये जो रूट लोकस है वो स्टार्ट होता है फाइनाइट
फाइनाइट पोल से, और कहाँ पे एंड होता है? फाइनाइट जीरोस पे। फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों इसमें शामिल है। द रूट लोकस बिगिंस एट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पोल्स ऑफ GS एंड HFS एंड एंड्स एट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जीरोस। ठीक है, तो उसी सिलसिले हम कर रहे थे। तो ये पहले ये मैंने ये 2 सेगमेंट हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये यहाँ से एक लाइन इनिशिएट हो गई, रूट लोकस ने यहाँ से इनिशिएट होना है ना, इधर तो जाना नहीं। क्या इधर भी जा सकता है रूट लोकस? नहीं सर। तो मैंने यहाँ से राइट की तरफ क्यों नहीं इनिशिएट किया? वही क्योंकि ये पहले रूल्स को फिर वायलेट कर देगा। ये क्या कर देगा? पहले रूल को वायलेट कर देगा। तो उस वायलेशन से बचने के लिए हमने फिर कहा कि ये यहाँ से लेफ्ट की तरफ मूव, राइट की तरफ मूव करेगा। और ये इधर क्यों नहीं गया? ये वाला ये क्यों नहीं स्टार्ट हुआ इस तरह? क्योंकि ये सेगमेंट जो है ये रूट लोकस का हिस्सा ही नहीं है। समझ गए बात? तो इट मींस यहाँ से राइट की तरफ मूव करेगा ये पोल, और ये किसकी तरफ करेगा? ये लेफ्ट की तरफ करेगा, और ये राइट की तरफ मिलेगा। और ये दोनों एक जगह पे जाके मिल जाएंगे। दोनों एक जगह पे जाके क्या करेंगे? मिलेंगे। उसे कहते हैं ब्रेक आउट पॉइंट। वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने बात तो ये है, मेरा ख्याल है वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको जो स्लाइड्स दूंगा उसमें वो ब्रेकआउट पॉइंट भी कैलकुलेट करना सिखाएगा कि ये पॉइंट पूरा लोकेट होगा कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, एस, इस यहाँ पे एस की क्या वैल्यू है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से आपको पता है एक पोल ऊपर चला जाता है, एक पोल जो है नीचे चला जाता है। अब फिर इन्होंने यहाँ से डाइवर्ज होने के बाद, ठीक है, जीरोस की तरफ आपको पता है इसने एंड होना था। कहाँ पे एंड होना था इन्होंने? जीरोस पे। तो ये यहाँ से निकले, फिर इधर आया, ये भी इधर आया, तो यहाँ पे फिर ये क्या हो गया? एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, और फिर यहाँ से ब्रेक आउट हो गए। तो यहाँ पे 2 ब्रेकआउट पॉइंट हैं इनके, वो दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये ड्रॉ हो गया रूट लोकस। ये तो अभी हमने एग्जांपल नहीं की, लेकिन ये जो पहले से गिवन थी उसको ड्रॉ किया। और इस तरह रूट लोकस की बेतहाशा शेप्स हैं। जितनी ट्रांसफर फंक्शंस हैं उतनी उसकी शेप्स आती जाएंगी, लेकिन रूल्स वही 5 ही। उन 5 रूल्स की मदद से ही आपने जो है वो रूट लोकस जो है वो प्लॉट करना है। अब इसमें एक दो बातें हैं कि अगर आपका ये जो रूट्स हैं ये तो रियल है इस वक्त, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर एक टर्म यूज होती है, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। वो फिलहाल कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं जो आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा उसमें वो एंगल ऑफ डिपार्चर भी करता है। इजी है वैसे बहुत ही। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट ही तब होता है जब आपका जो पोल्स हैं या जीरोज हैं इवन, वो एक कम्प्लेक्स नंबर हो। जब तक वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अगर वो रियल ही है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर की होगा ही नहीं उसमें। फिर सम टाइम ये है, चैप्टर 8 सर कितना है? 8.5 तक है? हाँ यहाँ तक की है। ये एग्जाम्पल आगे करनी खत्म हो जाएगा, 8.4 तक है बल्कि। फिर उसके बाद ये है कि सम टाइम ये होता है कि ये जो इस केस में तो इसने 0 पे आना था ना, 0 पे आ गए और टर्मिनेट जीरो अवेलेबल है। सम टाइम 0 होती नहीं, तो ये लाइन फिर कहाँ चली जाएंगी? 0 की तरफ जाएंगी ना। वो 0 कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी। तो ये ऐसे ऊपर को इधर से जा सकती है, इधर जा सकती है ये लाइन, ठीक है। और इधर जब ये लाइन यहाँ से इसने ब्रेकआउट होना था, एक ऊपर चली जानी थी एक नीचे। और सम टाइम ये तो बिल्कुल 90 के एंगल पे ऊपर चली जाती हैं, सम टाइम एक खास एंगल पे जाती हैं। तो वो जब ऐसे लाइन जा रही होगी तो ये इस इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी, और ये यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। उन्हें हम कहते हैं जे ओमेगा एक्सिस कट ऑफ पॉइंट्स। वो भी कैलकुलेट करना जो है वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर वाली जो मैंने बात की है, पोल या जीरो डिपार्चर उनका तब होगा जब वो कम्प्लेक्स होंगी। जब वो रियल है तब कोई एंगल ऑफ डिपार्चर वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म यूज होती है सिम्पटोट्स, ठीक है। 5वां रूल जो है सिम्पटोट, वैसे
जनरली इसकी डेफिनेशन क्या है? कभी मैथ में आपने एसिम्प्टोट पढ़ी है टर्म? एसिम्प्टोट क्या होता है मैथ में? बड़े जो है सर है कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कॉम्प्लेक्स एसिम्प्टोट? वेरिएबल में आवाज कम आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ पढ़े तो थे कॉम्प्लेक्स में भी, ज़हन में नहीं है। हाँ, एसिम्प्टोट ये होता है कि फर्ज करें आपके पास एक कर्व है ना, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी जगह पे जाके वो कर्व और वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट। यानी एक कर्व है, कर्व के साथ साथ चलती रहेगी वो लाइन, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कर्व और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट जो होता है वो अब हमने देखना है कि कितने एसिम्प्टोट होते हैं। क्या नाम है? सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट क्या है? ठीक है, वो हम निकालते हैं सिग्मा ए, उसे हम कहते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं, और कितने एसिम्प्टोट होते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एंगल देखना चाहते हैं कि एसिम्प्टोट का क्या होता है। एंगल नहीं बल्कि सेंटर ऑफ, सेंट्रॉइड। हाँ सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है? वो है पोल्स जो हैं आपके फाइनाइट, उनका सम करो, जीरो जो है उनका सम करो, माइनस कर दो, और ये समेशन है उनकी मैग्नीट्यूड का समेशन, ये जीरोस की मैग्नीट्यूड का समेशन है, और नीचे नंबर ऑफ पोल, यानी अगर 4 पोल हैं तो इधर 4 आ जाएगा, अगर एक जीरो है तो इधर 1 आ जाएगा। यहाँ से सेंट्रॉइड निकल आएगा एसिम्प्टोट्स का। और फिर ये जाहिर बात है, अगर 3 एसिम्प्टोट हैं तो 3 एंगल हमें चाहिए होंगे, तो वो जो एंगल हैं वो आप यहाँ से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2k + 1 पाई, पाई इसलिए कि 180 हम जो है डिग्रीज में आंसर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे उसी तरह फाइनाइट पोल का नंबर लिख देंगे, और यानी ये डिनोमिनेटर दोनों फार्मूलों में सेम है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। तो स्केच द रूट लोकस फॉर द सिस्टम, ये आपके पास एक सिस्टम है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इससे आप जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा? 1 प्लस, इसको हम अगर पूरे को GFS कह रहे हैं तो 1 + GSF ओवर, नहीं बल्कि GFS ओवर 1 + GFS करेंगे। ठीक है, जब आप इसको यूनिटी फीडबैक और जब रिजॉल्व करेंगे तो वो आपका क्लोज लूप फीडबैक आ जाएगा। फिलहाल तो हम ओपन लूप से ही काम जो है वो अपना चलाना चाहते हैं। सो लेट अस बिगिन बाय कैलकुलेट द एसिम्प्टोट्स। सो एसिम्प्टोट्स का जो सेंट्रॉइड है वो -4/3 पे होगा। ठीक है, और एंगल जो है पहले के को आप 0 रखें और एंगल निकाल लें, फिर के को आप 1 रखें और एंगल निकाल लें, फिर के को आप 2 रखें और एंगल निकाल लें। पाई/3 कितना होता है भाई? 180/3 के 60 हो गया। पाई क्या होता है? 180 हो गया, और ये क्या एंगल है? 300 है। 60, 180 एंड 300, तो तीन एसिम्प्टोट्स है और 3 ही आपके पास उनके एंगल्स आ गए। और इसके पोल्स कितने हैं? ओपन लूप पोल्स कितने हैं? 1 2 3 4। S -4 पे है, -2 पे है, -1 पे, और S 0 पे है, और एक इसमें 0 है, वो कहाँ पे है? S -3 के ऊपर। तो हमने ये 0 पे एक पोल बना दिया, -1 पे, -2 पे, -4 पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स फिर कितने हमारे पास? 3 है। वो कैसे पता चले आपको? नंबर ऑफ जो आपके ओपन लूप फाइनाइट लूप पोल से माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस कर दें तो जो नंबर आएगा उतने एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो पहले स्टेप में आपने सिर्फ पोल एंड जीरोस को मार्क कर दिया, बड़ा इजी है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि सेगमेंट्स कितने होंगे। पहले सेगमेंट्स देख लें, सेगमेंट्स कितने होते हैं? जितने आपके क्या नाम है पोल्स हैं उतने सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, कि ये भी हो गया। ठीक है, फिर हमने सेगमेंट, और ये तो है, ये सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है, 1 2 3 4। उसके बाद जो है आपने देखना है कि ये सेगमेंट ये वाले क्यों है,
तो उसी तरह आप अगर यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे लाते हैं तो इसकी बिल्कुल राइट साइड पे सिर्फ एक पोल है, ऑड नंबर है, तो ये रूट लोकस का हिस्सा होगा। जब आप इधर आते हैं तो इधर इवन बन जाता है, तो ये रूट लोकस, ये जो सेगमेंट है ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा। फिर जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे जब आपने देखा तो 3 पोल्स आ जाते हैं, तो ये भी ऑड नंबर है, ये भी जो है रूट लोकस का हिस्सा होगा ये सेगमेंट। इधर जब आए हैं तो इधर 4 आ जाते हैं, एक पोल भी है, एक 0 भी आ गया, 1 2 3 4 इवन नंबर बन जाता है, तो ये भी जो है वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। जब आप इधर आए हैं तो इधर 5 आ जाते हैं, तो ये रूट लोकस का हिस्सा होगा। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर बात है जो रूट लोकस है वो पोल से स्टार्ट होता है, तो ये इस तरफ इसलिए जाएगा कि ये रूट लोकस का सेगमेंट है ही नहीं है। ये पोल जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और ये पोल जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। ये पोल इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, तो ये दोनों एक जगह पे मिलेंगे, इसे ब्रेक आउट पॉइंट कहेंगे, और वहाँ से ये एक पोल ऊपर को चला जाएगा, एक नीचे को चला जाएगा। और ये देखें, ये जो ऊपर को गया पोल ये इस जगह पे जे 1 पॉइंट समथिंग 1.8 पे जाके इसको कट कर रहा है जे ओमेगा एक्स, और ये जो कहाँ पे कट कर रहा है जे -1 पॉइंट समथिंग पे जाके। जो सेगमेंट आपने ऊपर ड्रॉ किया है नीचे भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। बाकी रह गया एसिम्पटोट ड्रॉ करना, तो ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कहाँ पे आया था, -4/3 पे, तो -4/3 क्या बनता है, 1 पॉइंट समथिंग बन जाता है ना माइनस में। ठीक है, तो यस। ये जो है सेंट्रॉइड आ गया, यहाँ से तीनों सेंट्रोइड निकलेंगे। एक सेंट्रोइड जो है वो इधर निकल आएगा, ठीक है, वो आप डॉटेड लाइन लगा देंगे यहाँ। एक सेंट्रोइड इसी तरह इधर चला जाएगा, एंगल 60 बन रहा है ये वाला, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 60। ठीक है, और अगेन ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 180। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ देखिए 180 हो गया। जी सर। और अगेन उसमें 180 और ये फिर कितना हो गया साथ, 120। 120 हाँ ये 120 है, 180 प्लस 120 कितना हो गया, 300 और ये 60 बाकी बच गया, टोटल 360 होता है। जी सर। असल में यस ये सर एंगल 60 है तो ये -60 होगा, और -60 को आप क्या कह सकते हैं, 300, यानी वो आपने मेजर इसी एक्सिस से करना होता है ना, यहाँ जी से सर। लेके यहाँ तक का एंगल, तो वो 300 बनता है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सिस कितना बनता है, इस जगह से शुरू हुए और आप इधर ही ऐसे आए हैं तो वो 180 नहीं बन जाता, तो ये तीसरे जी सर। सेंट्रोइड का एंगल होगा। तो 3 सेंट्रोइड थे, तीनों के एंगल निकालने के लिए के को 0 रखें पहले, के को 1 रखें, के को 2 रखें, तो इस तरह आप रूट लोकस जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें अब जो चीज़ें रह गई हैं कि एग्जाम्पल्स हैं, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करेंगे रूट लोकस प्लॉट करने की उतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में अभी सारे जो पोल्स हैं वो रियल हैं। समटाइम पोल्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पे वो एंगल ऑफ डिपार्चर भी आ जाता है, लेकिन एंगल ऑफ डिपार्चर चाहे आप कैलकुलेट ना करें, लेकिन आपको किसी अपने ही एक एंगल, आप खुद से कोई भी रफ सा एंगल चूज कर लें, लेकिन उसको प्लॉट करना तो आपको आना चाहिए कि कहाँ पे जाके वो ब्रेक इवन होगा और कहाँ पे जाके वो अ, क्या नाम है। सर ये जो अब लोकस है इसका, या ये जहाँ से ब्रेक वे हो रहा है सर, ये अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो 0 3 इन्फिनिटी पे होंगे, या बिल्कुल ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये तीनों से एसिम्पटोट, ये कहाँ पे जा रहा है पोल, इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि इन्होंने जाके कन्वर्ज कहाँ पे होना है, जीरोस पे। ये सर 3 की तरफ नहीं आ सकता, ये जो एक 0 पड़ा हुआ है, ये 0 जो पड़ा हुआ है, ये हाँ ये जी -3। इसमें हमारे पास एक 0 थी ना, हमारे पास 0 थी, वो S-3 के ऊपर थी, लेकिन ये असल जी में ये आया तो है ना, ये देखें कन्वर्ज हुआ है 3 पे, तो कन्वर्ज हुआ है आपका। ठीक है, ठीक। और आप देखें ना, आपने पढ़ी नहीं स्टेटमेंट सही सर, मेरा ख्याल है गौर से। The root locus begins at the finite and infinite poles, ठीक है, and ends at finite and infinite poles, ठीक ठीक है। है, ठीक। इनफाइनाइट 0। तो यहाँ पे एंड तो हो गया, ये जो है इस पोल में एंड तो हुआ, रूट लोकस नहीं हुआ है, और हो गया हो गया। ठीक। बाकी इसने जो जीरो इन्फिनिटी पे है वहां भी जाके एंड होना है,
तो इसलिए ये इन्फिनिटी की तरफ ट्रैवल कर गए ये। ठीक है। अब इसमें जो है मेरा तो ख्याल है कि मुझे वो कैलकुलेट करवाना आपको सिखाना चाहिए, चाहे वो बाकी टीचरों ने नहीं किया या जो भी है। तो मैं एक क्या ऑफलाइन चीज़ लेक्चर सर? रख रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट जी कैसे सर। कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपका मे बी सीईबी में यूज हो रहा हो। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये पॉइंट ये जे ओमेगा एक्सिस को किस जगह पे कट करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए। जी सर। तो ये तीन चीजें ही तो इम्पोर्टेंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट निकालना, ये जे ओमेगा एक्सिस पे किस जगह पे कट कर रहा है ये आपका रूट लोकस वो निकालना, और फिर जो है थर्ड क्या थी बात, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक जी है, एंगल ऑफ डिपार्चर जब आपने निकालना है वो, और वो एंगल रूट्स या जीरो डिपार्चर कब करेंगी, जब कम्प्लेक्स होंगी वो, जब तक वो रियल है कोई डिपार्चर का कंसेप्ट ही नहीं है। तो लेट से ना ये अगर यहाँ पे होता है, ये रूट यहाँ पे होता है और एक रूट यहाँ पे होता है, तो फिर उन्होंने यहाँ से ऐसे एक खास एंगल से डिपार्चर होना था और इस जीरो पे आना था, कहाँ पे गिरना था आके, इस जीरो पे। 0। उसका कोई इसी तरह का रूट लोकस ग्राफ बनना था कि यहाँ से ये अगर एक पोल यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, तो यहाँ से एक कर्व सी बननी थी, ऐसे उसने आना था, फिर इधर आना था और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होना था। तो वो भी मेरा ख्याल है आना चाहिए वो। फिर मैं जो है वो, वैसे तो यहाँ पे कोर्स खत्म हो गया कि सिंपल रूट लोकस जब आपने प्लॉट करना है तो आप यहाँ तक 5 रूल्स को देख के आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो मैं ऑफलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं वो कैलकुलेशन करनी बताऊंगा आपको, ये सारी ब्रेक आउट पॉइंट की भी, ये जे ओमेगा एक्सिस पे कहाँ पे कट करते हैं, ये कैसे निकालते हैं, और एंगल ऑफ डिपार्चर क्या, ये 3 पॉइंट उसमें मजीद ऐड कर दूंगा, और 4-5 एग्जांपल जो हैं वो वहाँ पे सॉल्व की होंगी। सर तो आप सर हाँ, यही चीज़ हम अगर मैटलैब पे प्लॉट करते हैं हाँ जैसे रूट मैटलैब पे लोकस है, उसका। मैटलैब पे कमांड होती है रूट लोकस की, आप वहाँ जी पे डाल सर, फिर सकते तो मैं ये नहीं ना निकालना, फिर तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सोल्व हो जाएगा कि ब्रेक हैं। इवन मैटलैब पे वो खुद जस्ट ही आप, हाँ वो खुद ही रूट लोकस निकाल देते हैं। ठीक है। वही। तो लेकिन ये आपको पेपर में कोई मैटलैब नहीं गिवन होगा। जी सर ऐसे ठीक है, तो वहाँ पे टेक होम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, और मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 8 में से और 9 में से आएंगे क्वेश्चन, तो बल्कि मस्ट है, 8-9 में से मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो है क्योंकि ये पूरे कोर्स को कंक्लूड कर रहे होते हैं ना, देखें लेट से हम इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक आपको मैं स्टार्ट, जैसे आपको बड़ा अच्छा आज पते की बात है, तो एक मैं सिस्टम दे देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, उसका कहता हूँ जी इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ट्रांसफर फंक्शन निकालो, वो कौन से चैप्टर कवर हो गया, 2 सर। चैप्टर 2 हो गया ना। जी सर। चैप्टर फिर मैं कहता हूँ ये जो निकल आया ट्रांसफर फंक्शन, इसका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस भी निकाल दो यार, CFT टाइम डोमेन में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आप निकाल लेंगे, टाइम डोमेन में चैप्टर 4 कवर हो गया। जी ठीक सर। है, फिर मैं कुछ कहता हूँ, अच्छा निकल आया, चलो वेरी गुड, क्या ये सिस्टम स्टेबल है, तो सारी बात है, स्टेबिलिटी भी ट्रांसफर फंक्शन से ही चेक होती है, वो जो डिनोमिनेटर वहाँ से आप बनाते हैं। फिर मैं एरर का भी पूछ सकता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि जी रूट लोकस भी प्लॉट करो इसी का। तो ये एक पूरा रबत है इसमें, यानी एक चीज से स्टार्ट आप करते हैं, एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं आप, उस पे सारा कुछ आप जो है वो सीख सकते हैं उसके ऊपर। तो इसमें ये चैप्टर एक दूसरे के साथ इनका बड़ा कोरिलेशन है, एक दूसरे से अलग-अलग नहीं है ये बिल्कुल। तो इनको स्टडी भी इसी तरह आप करें, और आप अगर कहेंगे तो अगले वीक्स जितने भी 2-3 वीक्स हैं आपके पास, उसमें जब आप कहेंगे हम मैं लेक्चर किसी भी टॉपिक पे जो आपको नहीं आ रहा, आपका अपने ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उसमें आप डिसाइड कर लें कि कौन सा जो टॉपिक है वो जो है वो सर से समझना है, तो वो आप मुझे बता दें, उसका लेक्चर हम रख सकते हैं। फिर इसी तरह एक प्रॉब्लम आप सोल्व करवा देना जिसमें वो शुरू से करवा रहे हैं हाँ कि हाँ एक ट्रांसफर ठीक, का सारा कुछ ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। सारे कवर हो जाए बस। लेकिन आपने इसको प्लॉट करने इसके 5 रूल्स जो हैं मेन, वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। वो मैं आपको एक वो भी बना रहा हूँ, क्या नाम उसे कहते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं, उसमें वो मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, तो उसमें कुछ एग्जांपल भी डाल दूंगा और उनको ऑफलाइन रिकॉर्ड करूंगा।
यानी वो ऑफलाइन में लेक्चर समझो मैं दे रहा हूँ लेकिन आप नहीं बैठे, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर वो एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन वो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। अब हम चैप्टर जो है वो 9 जो है उसकी क्लास रखेंगे, मे बी सैटरडे को रखें, ठीक है। 9 सर लास्ट है, 10 ये देखे ना 8 चैप्टर 8 क्या है यार, एक 2 लेक्चर में खत्म हो गया। मसल मेन जो चीज़ है ना